वेलकम दोस्तों टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इकोनॉमिक्स के क्लास 9 का सेकंड चैप्टर का जो आगे के जो टॉपिक्स है उसे कवर करने जा रहे हैं। तो ये जो वीडियो हमारी पार्ट 2 वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्या है, महिलाओं का श्रम बाजार में स्थिति। तो महिलाओं का श्रम बाजार में दो तरह के होते हैं स्थिति। एक होगी हमारी संगठित क्षेत्र में और दूसरी हो गई हमारी एक होगी हमारी असंगठित क्षेत्र में, दूसरी होगी हमारी संगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र उसे कहते हैं जहां पर कि रोजगार की गारंटी नहीं होती। जैसे कि मान लीजिए कुछ महिलाएं जो घरों में काम करती हैं, है ना, जो महिलाएं मार्केट में सब्जी बेचने का काम करती है या खुद का काम करती है या पीस वगैरह बनाने का काम करती है, तो ये सब किस में आता है, असंगठित क्षेत्रों में आता है। ठीक है। दूसरा क्या हो गया हमारा संगठित क्षेत्र। जैसे मान लीजिए कोई जो महिलाएं ऑफिस में, अच्छी प्राइवेट कंपनी में या सरकारी कंपनी में काम करती हैं, तो वो सब किस में आ जाएगा, संगठित क्षेत्र में। जैसे मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में काम करना या पुलिस में काम करना, स्कूल में काम करना, ये सारी किस में आती है, हमारी संगठित क्षेत्रों में। ठीक है। तो देखिए जो हमारी असंगठित क्षेत्र होती है इसके लिए लो एजुकेशन, निम्न शिक्षा प्लस कौशल, इतना कौशल नहीं देखा जाता। जैसे कि मान लीजिए घर की सफाई करने, झाड़ू पोछे का जो काम करने जाती है महिलाएं, वो इसी में आ जाती है। वहाँ पे आपसे कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछता है ना कि आप कितने पढ़े लिखे हो। दूसरा क्या है, अनियमित रोजगार। ये रोजगार कैसे होता है, अनियमित होता है। इसमें जब चाहे आपको जो काम वाला होता है, मालिक होता है, वो आपको अपने काम से निकाल सकता है। या फिर मान लीजिए जैसे कि जो ट्यूशन पढ़ाना हो गया, वो भी क्या असंगठित क्षेत्र में हो गया, है ना, ये सारा हो गया। दूसरा क्या, निम्न आय व असमान वेतन। इसमें क्या होता है, आय भी निम्न होती है, मेहनत ज्यादा होता है, ठीक, और वेतन भी क्या होता है, असमान होता है। यानी जैसे मान लीजिए लेबर वाला जो काम है, मजदूरों वाला जो काम है, वही सेम काम अगर आदमी कर रहा है तो उसको मजदूरी ज्यादा दी जाएगी, और वही सेम काम अगर औरत कर रही है तो उसे मजदूरी कम दी जाएगी। जैसे गाँव में भी होता है, फसल काटते टाइम पे महिलाओं को जब वो फसल बोती है, फसल काटते, तो उनका जो पगार होता है, जो वेतन होता है, वो पुरुषों की तुलना में क्या होता है, कम होता है। अगला क्या है, प्रसूति अवकाश या शिशु देखभाल के लिए अवकाश इसमें नहीं मिलता, है ना। अगर जैसे कि अगर जैसे महिलाएं जो वो गर्भवती होती है उसके लिए उन्हें कोई अवकाश नहीं मिलता, ठीक है, ना ही उन्हें बच्चे की देखभाल के लिए अवकाश मिलता है। अगर उन्होंने छुट्टी ली तो उन्हें या तो काम से निकाल दिया जाएगा या फिर उनको वेतन ही नहीं दिया जाएगा। आई होप ये वाला असंगठित क्षेत्र आपको क्लियर है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा संगठित क्षेत्र का। संगठित क्षेत्र में क्या क्या आता है कि शिक्षा व कौशल दोनों होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई पुलिस में है, कोई डॉक्टर है, तो उन्होंने शिक्षा अच्छे से प्राप्त किया है ना, और उनके अंदर क्या है, स्किल भी है, हुनर है, तो ये किस में आ गए, हमारे संगठित क्षेत्र में। दूसरा ये क्या होता है, नियमित रोजगार। इन्हें कोई भी उनके रोजगार से हटा नहीं सकता। इन्हें सरकारी जो छुट्टी वाले दिन होते हैं, अवकाश वाले दिन, उस दिन उन्हें छुट्टी भी मिलती है। सरकारी नियमों के अनुसार वेतन मिलता है और समान वेतन। जैसे कि मान लीजिए स्कूल के टीचर है ना, जो महिला टीचर को जितनी सैलरी मिलेगी उतनी ही सैलरी पुरुष टीचर को भी मिलेगी। तो ये सब किसके उदाहरण है, हमारे संगठित क्षेत्र के। सभी तरह के अवकाश प्रदान करना। इसमें जो भी अवकाश होता है, जिस तरह के भी अवकाश होते हैं, जैसे मान लीजिए शिशु, जैसे बच्चा डिलीवरी के 2-3 महीने पहले से लीव मिल जाती है, प्रसूति जिसे कहते हैं अवकाश, ठीक है, प्रेगनेंसी लीव मिल जाती है। दूसरा बच्चे की देखभाल के लिए भी 6 महीने की लीव मिलती है, और इसमें भी पे होता है, सैलरी भी उन्हें मिलती है, साथ साथ उन्हें लीव भी मिलती है। तो आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा कि असंगठित क्षेत्र और संगठित क्षेत्रों में महिलाओं की क्या स्थिति होती है। तो जैसा कि आपने देखा होगा हमारे भारत में अभी करंट में, भारत में जो मैक्सिमम महिलाएं हैं वो किस क्षेत्र में कार्य करती हैं, असंगठित क्षेत्रों में कार्य करती हैं। ठीक है। संगठित क्षेत्रों में क्यों वो नहीं कर पाती, क्योंकि उनको उतना अच्छा शिक्षा नहीं मिला है, उतना अच्छा उनके अंदर कौशल विकसित नहीं किया गया है ना। हमारे देश में क्या होता है, महिलाओं को जैसे मान लीजिए शुरू से एक बोझ की तरह देखा जाता है कि ये तो आगे चल के इसको दहेज देना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, अपनी बेटी को मैक्स टू मैक्स 10वीं 12वीं पढ़ाने के बाद आगे नहीं पढ़ाते। जैसे बिहार जैसे राज्यों में वो सोचते हैं, बिहार उड़ीसा जैसे राज्यों में वो क्या सोचते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं सोचते हैं कि इनको शादी के बाद तो बहुत सारा दहेज देना है, तो क्यों इनकी पढ़ाई में इतना खर्च करें, है ना। उसके बदले क्या करते हैं, बच्ची को जो पढ़ाना चाहिए उस चीज़ को वो दहेज के लिए इकट्ठा करते हैं।